हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। रिकैप सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑसिलेशन पार्ट 2 है। ऑसिलेशन 1 में हमने न्यूमेरिकल्स के साथ थ्योरी भी सॉल्व करी थी। डिमांड आई थी कि ऐसा करना चाहिए, तो थ्योरी इनपुट भी दिया था। लेकिन ऑसिलेशन 2 में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, अब शुरू कर देते हैं। अब देखिए, इसके सवाल कुछ कठिन है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। A cubical body, side 0.1 meter and mass 0.002 kg floats in a water. It is pressed. पानी में तैर रही है, उसे हल्का सा दबा के छोड़ देते हैं. It is pressed and then released so that it executes simple harmonic motion. Find the time period. अब ये सारी वैल्यूज दी गई है। तो फ्लोटिंग बॉडी के ऑसिलेशन को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक क्यूब की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, मान लीजिए ये एक क्यूब है और ये पानी में फ्लोट कर रहा है, या कोई भी बॉडी हो सकती है, क्यूब की जगह कोई भी बॉडी हो सकती है। अब ये फ्लोट कर रहा है, और दूसरा ये हमें मानना पड़ेगा कि जब ये फ्लोट कर रहा है तब उसकी एल लेंथ डूबी हुई है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग और बेस का एरिया, देखिए एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूं कि बेस का एरिया कितना है, ए है। तो फ्लोटिंग का प्रिंसिपल बहुत क्लियरली बताता है अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट। अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट। तो अपथ्रस्ट किसके बराबर होगी? वेट के बराबर होगी, तभी बॉडी फ्लोट करेगी। तो अपथ्रस्ट क्या होता है? डूबा हुआ वॉल्यूम, वो लिक्विड की डेंसिटी जिसमें वो फ्लोट कर रही है, इनटू जी, और वेट होता है mg। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए बॉडी फ्लोट कर रही है। अब ये कहते हैं कि बॉडी को इस पोजीशन में हम हल्का सा दबा दें और छोड़ दें तो वो ऑसिलेट करती हुई पाई जाती है, एसएचएम करती है। तो जब हम बॉडी को दबाएंगे तो इसका बड़ा हिस्सा, अभी एल लेंथ पानी में या लिक्विड में डूबी हुई है, दबाने पर ज्यादा लेंथ पानी में डूब जाएगी। तो तब क्या सिचुएशन बनेगी, इसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे देखिए, हमने इसे दबा दिया, तो दबाने से क्या होगा? उसका ज्यादा लंबाई पानी में या लिक्विड में डूब जाएगा। मान लीजिए किसी भी टाइम पर उसकी लिक्विड के अंदर लेंथ कितनी है? L+y। तो अब ऐसे केसेस में अगर आप देखिए, जो अपथ्रस्ट हो जाएगी, अपथ्रस्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी, क्योंकि डूबा हुआ वॉल्यूम हो गया A इंटू L+y इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो हम देख रहे हैं कि अपथ्रस्ट पहले थी A इंटू एल, डी इंटू डी एल, जी। अब अपथ्रस्ट बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना बढ़ गया है? ए वाई डी एल जी। तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन अपथ्रस्ट। तो इंक्रीज इन अपथ्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इंक्रीज इन अपथ्रस्ट, इंक्रीज इन अपथ्रस्ट हमें मिला ए वाई, डी इंटू एल नहीं है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जी। और ये इंक्रीज इन अपथ्रस्ट ही कहलाएगा हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसे वापस लेकर जाएगा। तो पहली कंसेप्ट तो बड़ी क्लियर हो गई कि रिस्टोरिंग फोर्स जो उसे वापस अपनी मीन पोजीशन पर लेकर जाता है, वो क्या कहलाती है? इंक्रीज अपथ्रस्ट से हम उसको निकाल सकते हैं। अब आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स हमने निकाल लिया, कितना?
रिस्टोरिंग फोर्स हम निकाल चुके हैं, इंक्रीज अपथ्रस्ट AY/dl/g। और देखिए ए क्या है, बेस का एरिया है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, ए क्या है, बेस का एरिया है। तो वी को हम यहाँ क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, वी को हम लिख सकते हैं A/L/dl/g। ये अभी अपथ्रस्ट थी, क्योंकि ए बेस एरिया और डूबी हुई लेंथ L थी। अब डूबी हुई लेंथ कितनी हो गई, L+y, एरिया बेस का उतना ही रहा, तो अपथ्रस्ट बढ़ गई। तो जो बढ़ी हुई अपथ्रस्ट होती है, इंक्रीज अपथ्रस्ट होती है, वही कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। अब फोर्स हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि कहा गया है कि SHM करता है, तो SHM में एक्सेलरेशन होता है ω² AY/dl/g। तो y से y कैंसल हो गया, तो mω² A/dl/g। थोड़ा कंसेप्ट भी आपको बताना पड़ेगा, m/ω² A/dl/g। तो आगे बढ़ते हैं, m/ω² A/dl, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो यहाँ से हमें ओमेगा मिल जाएगा A/dl/g/m। और आप जानते हैं कि ओमेगा क्या होगा, 2π/t। तो टाइम पीरियड ऑसिलेटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी का जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा m/A/dl/g। तो ये देखिए हमने एक फॉर्मूला यहाँ बना लिया। तो अगली बार जब आपको इस तरह का कोई सवाल आता है तो आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। m क्या है, उस बॉडी का मास जो ऑसिलेट कर रही है। a क्या है, फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूं कि a क्या है, बेस एरिया। dl क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और g तो आप जानते ही हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करके ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो T = 2π। अब फ्लोटिंग बॉडी का मास है 0.02 kg, एरिया क्यूब है A², डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि पानी है 10⁻³ और G की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 10। तो टाइम पीरियड आ जाएगा, देखिए 2 × 10⁻⁻² और ये हो गया आपका 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब दिया हुआ है, और ये हो गया 10⁻⁴। तो सबसे पहले 10⁻⁴ क्यूब, पानी की डेंसिटी कितनी होगी, 1000 होगी, 10 क्यूब लिखा। जी कितना होगा, 10 होगा। एरिया 0.1 का स्क्वायर है, 0.1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए, 0.1 का स्क्वायर है। देखिए मास, अगर इन सब चीज़ों को हम एक बार कैलकुलेट कर लें, मास है 0.002 kg, 0. तो यहाँ मास में हमने थोड़ी गलती कर दी है, मास में हमने थोड़ी गलती कर दी है। तो ये होना चाहिए 0.002। तो ये 2 × 10⁻⁻² नहीं आएगा, तो ये आएगा 2 × 10⁻⁻3। अब T = 2π, तो ये हो गया 2/10⁻⁴ का तो रूट बाहर आ जाएगा, ये 10⁻⁴ है, और इसको मैं लिख दूंगा 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो 10⁻⁻2 10⁻⁻3 × 10⁻⁴। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा T = 2π 2/10⁵, 2/10⁵। थोड़ा कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखिए और इस फॉर्मूले का ध्यान रखिए। T = 2π √2/10⁵, 2π। अब 10⁵ को मैं लिखूंगा 10 × 10⁴। तो 10⁴ बाहर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻², और अंदर बच जाएगा
2/10, 2/10 को हम लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया 2 × 3.14 और अपॉन 100, और ये हो गया 1/√5, 1/√5, 1/√5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6.28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू √5, √5 को लगभग हम 2.2 के आसपास लिख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से चीज़ें बनती हैं। तो ये आ जाता है लगभग 2.8, डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 100, 2.79 ऐसा कुछ आता है, तो हम उसको 2.8 लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड होगा 0.028 सेकेंड। तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। सेकंड ऑप्शन सही है। तो फ्लोटिंग बॉडी का टाइम पीरियड का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ये है, T = 2π√m/a × dl × g। मास हो गया, ए एरिया हो गया, और dl डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें बॉडी फ्लोट कर रही है, और g हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो उस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, T = 2π मास अपॉन बेस एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड into density of liquid, density of liquid डायरेक्टली आप इसे अप्लाई करिए into acceleration due to gravity। तो इस फॉर्मूले से आप बहुत सारे सवालों को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन कठिन हो गया था, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं 2.23 आता है ये, तो वो लगभग 2.8 आएगा। तो इजी कैलकुलेशन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका अगला सवाल, आप इसे नोट करिए। फॉर ए पार्टिकल इन SHM, हम इसको पढ़ते हैं। फॉर ए पार्टिकल in SHM, the amplitude and maximum velocity are a and v respectively, then its maximum acceleration। तो उसका maximum acceleration क्या होगा? आंसर दिए गए हैं v²/2a, दूसरा है v² × a, तीसरा है v²/a, चौथा है v/a। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये इजी सवाल है, वो होता है, दी हो गई है v ω × a, और यहां पर एम्पलीट्यूड स्मॉल a नहीं दिया गया, तो हमें उसको कैपिटल A लिखना पड़ेगा। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ω²a, तो यहां से आप देखिए हम v/a किसको लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं, तो लिख दिया। तो ये हो गया v² a² × a। तो ये बड़ा सरल सवाल था, तो ये आपका आंसर आ गया v²/a। एक ही स्लाइड में ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये तीसरा आंसर इसका क्या है, सही है। एक और बात मैं आपको यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ।
जो आप हमेशा थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ी फास्ट टेक्निक हो जाती है। हमेशा याद रखिए मैक्सिमम एक्सलरेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी इनका रेशियो क्या होता है? हम जानते हैं ये होता है ओमेगा स्क्वायर ए और ये होता है ओमेगा है, तो इनका रेशियो आएगा हमेशा ओमेगा, और ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π/t। तो टाइम पीरियड को हम ऐसे लिख सकते हैं, पलट लीजिए, t इक्वल टू 2π, मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एक्सलरेशन तो इस तरह से ये ऐसे भी फॉर्मूले हमें अपने नोट्स में कुछ ना कुछ बना के रखने चाहिए। फ्लोटिंग बॉडी का आपको कंसेप्ट बता दिया, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, अब ये आपका अगला सवाल, इसको आप पढ़ लीजिए। ये भी बड़ा सिंपल सवाल है और हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो आपने इसे पढ़ लिया होगा। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM is A. The displacement at which velocity will be half the maximum velocity. पहला आंसर a/2, दूसरा आंसर a/3, तीसरा आंसर √3a/2, चौथा आंसर 2a/√3। बिल्कुल सिंपल है, रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ सिंपल क्वेश्चन भी लेना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू √a² माइनस y²। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा ए, तो ओमेगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा √a² माइनस y² इक्वल टू a/2। तो अब अगली स्लाइड पे जाकर इसको स्क्वायर कर देंगे। √a² माइनस y² इक्वल टू a/2। तो आपको स्क्वायर करना है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। a² माइनस y² इक्वल टू a²/4। तो ये हो जाएगा a² माइनस a²/4 इक्वल टू y² इक्वल टू 3a²/4। तो y इक्वल टू √3/2a। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कितना होना चाहिए? √3a/2। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है, √3a/2। इजी सवाल था, इजी क्वेश्चन था, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी वगैरह के सारे फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ओमेगा ए, और वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है a ओमेगा कॉस थीटा। तो अब वेलोसिटी के फॉर्मूले को मैं ये बोल सकता हूँ Vmax कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में दिया था वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा है। वेलोसिटी, अब देखिए सवाल में क्या दिया था, पहले ये देखते हैं। हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये हो गई Vmax/2 और ये हो गया Vmax कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा आ गया आपका 1/2, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दिया, y इक्वल टू a साइन थीटा। तो y इक्वल टू आ गया a साइन 60
ऐसे बड़ा जल्दी आ जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा √3a/2। तो इससे भी हम सवालों को बहुत जल्दी क्या है सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सवाल इजी सवाल है, आप इसको नोट कर लीजिए। आपने इसे नोट कर लिया। इन SHM, अब सवाल कहता है इन SHM एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहला स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, दूसरा एक्सेलरेशन इज जीरो, तीसरा वेलोसिटी इज मैक्सिमम, कंसेप्चुअल है, चौथा पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अब सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जहां पर थीटा क्या होता है, जीरो होता है। थीटा क्या होता है, जीरो होता है। अब y इक्वल टू a साइन थीटा, तो ये हो गया a साइन जीरो, साइन जीरो जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, सही बात है। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई जीरो है तो एक्सलरेशन भी जीरो हो गया, इज जीरो, सही बात है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो भाई वेलोसिटी होती है v मैक्स कॉस थीटा, क्योंकि थीटा जीरो है तो वेलोसिटी हो गई v मैक्स कॉस जीरो, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v मैक्स के बराबर हो गई, ये भी सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, अब बात हो रही है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E साइन स्क्वायर थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये मैक्सिमम कहना गलत है। तो हम कह सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा सही आंसर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। एक ही स्लाइड में सॉल्व हो गया। कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट भी आपके अच्छे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए अगले सवाल पर आप बड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग ऑन अर्थ इज 6 सेकेंड। एक लोडेड स्प्रिंग है जिसका अर्थ पर टाइम पीरियड 6 सेकेंड है। तो लोडेड स्प्रिंग से मतलब है स्प्रिंग से मास कनेक्टेड है। ऑन द सरफेस ऑफ मून द टाइम पीरियड ऑफ द सेम लोडेड स्प्रिंग विल बी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लोडेड स्प्रिंग, जब स्प्रिंग से मास कनेक्ट होता है तो टाइम पीरियड होता है √m/k। तो वो एक्सलरेशन, अगर आप जब अर्थ से मून पर जाएंगे, अगर आप जब अर्थ से मून पर जाएंगे तो क्या बदलेगा, एक्सलरेशन बदलेगा। और हम जानते हैं कि स्प्रिंग से कनेक्टेड मास का टाइम पीरियड एक्सलरेशन में डिपेंड नहीं करता। अगर अर्थ पर 6 सेकंड है तो मून पर भी कितना होगा, 6 सेकंड होगा। मून पर भी कितना होगा, 6 सेकंड होगा। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा एक और मैं आपको इसमें कंसेप्ट थोड़ी बताना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए आपका एक स्प्रिंग है, लोडेड स्प्रिंग है, इसका फोर्स कांस्टेंट है K, इससे एक मास कनेक्टेड है M, और ये एयर में रखी है। कहाँ रखी है, एयर में। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√m/k। अगर मान लीजिए इसी लोडेड स्प्रिंग को मैं एक लिक्विड में डुबो दूं, लिक्विड के अंदर इमर्स कर दूं, ये लिक्विड, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा। आप सोच रहे हैं क्या होगा, वही रहेगा, क्योंकि वो लिक्विड में जब मास आएगा तो ग्रेविटी बदल जाती है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाता है। पर हम जानते हैं कि लोडेड स्प्रिंग का
जो टाइम पीरियड है स्प्रिंग से कनेक्टेड मास का जो टाइम पीरियड है वो जी पर डिपेंड नहीं करता। और मान लीजिए ये एक स्प्रिंग हमारी इनसाइड लिफ्ट, तो भी टाइम पीरियड क्या होगा 2π√m/k। अब मान लीजिए हमारी जो स्प्रिंग है वो एक इनसाइड सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट के अंदर है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो भी 2π√m/k होगा। इनमें से किसी भी कंडीशन में टाइम पीरियड कभी भी नहीं बदलेगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड तभी बदलेगा जब मास और के एम और के बदलेंगे, अदरवाइज टाइम पीरियड कभी भी नहीं बदलेगा। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी हैं। आप देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, ये बड़ा कठिन सवाल है, आप इसे नोट करिए। अब पढ़ते हैं इसको। T1 and T2 are time periods of oscillation of a block when individually suspended to springs of force constant। कठिन का मतलब थोड़ा स्टेप ज्यादा है, अगर आपसे बनता है तो क्या कठिन है। of force constant K1 and K2 respectively, if same block is suspended to series combination of the same two springs, then its time period of the oscillation will be, पहला ऑप्शन। देखिए एक ही मास को दो स्प्रिंग से लटकाया तो टाइम पीरियड कितना मिला T1 और T2। अगर उन दोनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दे और और सीरीज कॉम्बिनेशन से उसी मास को लटकाएं तो अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। पहला ऑप्शन T1 + T2, दूसरा ऑप्शन T1 T2 अपॉन T1 + T2, तीसरा ऑप्शन T1 T2 अपॉन √T1² + T2², चौथा ऑप्शन √T1² + T2²। तो ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। स्प्रिंग नंबर 1 K1, मास m, टाइम पीरियड 2π√m/K1, स्क्वायर कर दो T², T1 है T1² 4π² m/K1। तो K1 को मैं लिखूंगा 4π² m/T1²। अब एक काम करते हैं कि 4π² m को मैं मान लूंगा y, तो K1 हो गया y/T1²। K1 हो गया y/T1²। इसके बाद तो K1 हो गया y/T1²। इसी तरह मैं लिख सकता हूं K2 को y/T2², y/T2²। अब सिचुएशन ये दी गई है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को हमने सीरीज में जोड़ दिया उसी मास के साथ। तो अब टाइम पीरियड हमने मान लिया कितना है T, तो हम जानते हैं T = 2π√m K1 K2 अपॉन K1 + K2। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m K1 + K2 अपॉन K1 K2। अब कुछ नहीं करना, हमें यहाँ K1 और K2 की वैल्यूज को रखना है
अच्छा, y अपॉन T1 ये स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो बाद में हम y की वैल्यू रख देंगे। y बाय T1 स्क्वायर, y बाय T2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा y बाय T1 स्क्वायर इंटू y बाय T2 स्क्वायर। अब इसको थोड़ा डिटेल में हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम तो हम यही कर सकते हैं कि जो ये y है ऊपर से कॉमन लेके नीचे से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। 1 बाय T1 स्क्वायर, 1 बाय T2 स्क्वायर, और अपॉन 1 अपॉन T1 स्क्वायर, 1 अपॉन T2 स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम ऐसे करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पर ये थोड़ा लंबा मेथड हो गया। तो जैसे K1 K2 का हमने कर लिया, तो दूसरे केस में हमें टाइम पीरियड पूछा है, तो अब आगे बढ़ेंगे। t इक्वल टू 2 पाई, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आएगा जाएगा कहाँ, m, हाँ m बाहर है, और ये 1 बाय T1 स्क्वायर प्लस 1 बाय T2 स्क्वायर, कोई चिंता की बात नहीं, 1 अपॉन T1 स्क्वायर, 1 अपॉन T2 स्क्वायर, सभी रूट में है। तो एलसीएम ले लेंगे ऊपर नीचे। देखिए न्यूमरेटर में एलसीएम लिया, T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, और ये नीचे है 1 अपॉन T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, तो ये तो कट जाने वाला है, T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर। तो अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा देखिए। तो ये हो गया t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर, क्योंकि y आपका क्या हो गया, देखिए y आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया था। ये बड़ा हम देख लें, इसमें कहीं हमारी कोई दिक्कत नहीं है। y प्लस वाई, देखिए y कैंसिल नहीं हुआ है, ऊपर नीचे एक y बचा है। देखिए यहाँ हमने गलती कर दी। देखिए y इंटू वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर, एक y कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक y यहाँ बच जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इंटू है, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ऊपर से y लिखे तो नीचे y तो बचेगा, नीचे y बचेगा। तो ये हमने गलती कर दी, तो नीचे y तो बचेगा, तो ये नीचे y बचेगा, तो ये हमारा हो गया m अपॉन y। अब हम y की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां से रख देंगे। y की वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m, 2 पाई m T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m। तो m से m कट गया, और ये 4 पाई स्क्वायर बाहर आ गया, तो कितना हो गया, 2 पाई रूट ऑफ T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर, तो ये भी कट गया, तो स्क्वायर कर दें तो t स्क्वायर इक्वल टू, तो टाइम पीरियड आ गया आपका। टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड कितना आ गया, t इक्वल टू रूट ऑफ T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है। अब ये सब रिजल्ट्स होते हैं, इन्हें हमें क्या है, याद रखना चाहिए, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपने फिर एक बार और देख लेना है, और फिर ये हुआ, y बच जाएगा। ध्यान रखिए, कैंसिलेशंस में बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। तो अब अगले सवाल की तरफ आते हैं, हम इसे नोट कर लीजिए। ये भी अच्छा सवाल है।
T1, T2 are time periods of oscillation of a block when individually suspended to springs of force constant K1 and K2. If same block is suspended to a parallel combination of same two springs, its time period will be. फिर 4 आंसर है, वैसा ही सवाल है, तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। पहले था स्प्रिंग नंबर 1, मास था m, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k1, स्क्वायर कर दें, t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बाय k1, 4 पाई स्क्वायर m को लिख दिया y, तो t स्क्वायर इक्वल टू y बाय k1। इसी तरह दूसरी स्प्रिंग के लिए पहला टाइम पीरियड कितना था, t1 था। इसी तरह हम t2 स्क्वायर को भी लिख सकते हैं y बाय k2, y बाय k2। अब दोनों स्प्रिंग्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। किसमें कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में, k1 k2, और मास वही रखा। तो ऐसे केसेस में हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। अब k1 को देखिए, ध्यान दीजिए, k1 को हम लिख सकते हैं y बाय t1 स्क्वायर, और इसी तरह k2 को हम लिख सकते हैं y बाय t2 स्क्वायर। तो t इक्वल टू 2 पाई, y कॉमन, वन अपॉन t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 स्क्वायर। तो यहां तक तो हम आ गए, हम बिल्कुल उसी मेथड से कर रहे हैं जिस मेथड से पहले किया था, और ज़रूरत पड़ने पर हम y की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर m लिखने वाले हैं। उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये आ गया। तो देखिए, रिवीजन से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगली स्लाइड पर जाते हैं। t इक्वल टू 2 पाई m y, और ये था हमारा 1 बाय t1 स्क्वायर, 1 बाय t1 स्क्वायर प्लस 1 बाय t2 स्क्वायर। अब y की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर m लिख दी, 2 पाई रूट ऑफ m 4 पाई स्क्वायर m, 1 अपॉन t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 स्क्वायर। m से m कट गया, ये बाहर जाएगा तो ये भी कट जाएगा, 2 पाई कैंसिल, तो ये बचेगा रूट के अंदर 1 अपॉन t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 स्क्वायर, ये भी कट गया। अब हम इस पूरे फ्रैक्शन को पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे t है तो वो हो जाएगा 1 बाय t, ये पलट गया तो ये ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब स्क्वायर कर दें हम, तो 1 बाय t स्क्वायर, और मेरे ख्याल से हमारा आंसर तो आ गया है। तो यस, हमारा आंसर आ गया। तो हमें इतना सब करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो पलटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये हमारा आंसर आ गया। और t इक्वल टू, देखिए t ही तो निकालना है, तो हमारा आंसर तो आ गया। अब रूट के अंदर क्या करा जाएगा, ये नीचे एलसीएम ले लिया जाएगा, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर, और नीचे बचेगा t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर। तो t इक्वल टू t1 t2 और अंदर रूट में t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था, ये सवाल भी क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट है।
तो इसका अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो ये इसका चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इस तरह के सवाल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार और स्टेप्स को आप देख लीजिए। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये स्प्रिंग इक्विवेलेंस पर बेस्ड है। ए एंड बी आर टू थिन रबर बैंड्स। तो ये दिख रहा है आपको, एक ए है और एक बी है, ये थिन रबर बैंड्स है। ईच ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, इसका फोर्स कांस्टेंट के है और इसका भी फोर्स कांस्टेंट के है। एज्यूमिंग दे ओबे हुक्स लॉ, द टाइम पीरियड ऑफ हॉरिजॉन्टल एसएचएम ऑफ मास एम इज। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ये आसान सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग भी हुक्स लॉ को ओबे करती है, एक स्प्रिंग के इक्विवेलेंट है और दोनों का फोर्स कांस्टेंट, ये K1 भी K है और K2 भी K है। तो ये वो केस हो गया दैट अ मास इज हेल्ड बिटवीन टू स्प्रिंग, दो स्प्रिंग्स के बीच में रखा हुआ मास। तो ऐसे केसेस में हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ मास होता है 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस K2। पर यहाँ पर K1 भी कितना है, K1 भी K है और K2 भी K है। तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन 2K। तो ये बड़ा सरल सवाल है। अब देखिए इसमें ये सीक्रेट था हुक्स लॉ, स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग के इक्विवेलेंट है। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन है। तो रबर बैंड अगर लैंग्वेज में आ जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आसान सवाल था। तो मान सकते हैं कि ये दो स्प्रिंग के इक्विवेलेंट है, दोनों के फोर्स कांस्टेंट के है। और जब मास दो स्प्रिंग्स के बीच में होता है तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे केसेस में जो टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन K1 प्लस K2, m अपॉन K1 प्लस K2। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो देखिए अगला सवाल बहुत बढ़िया है। अ क्लॉक S is based on oscillation of a spring। एक क्लॉक है जो स्प्रिंग के ऑसिलेशन पर निर्भर करती है। एंड क्लॉक P based on pendulum motion। both clocks run at the same rate on earth। दोनों अर्थ पर एक ही रेट से ऑसिलेट करती हैं। अब पूछा गया ऑन अ प्लैनेट हैविंग द सेम मास बट ट्वाइस द रेडियस दैट ऑफ अर्थ। पहला ऑप्शन P will run slower than S। दूसरा ऑप्शन P will run faster than S। तीसरा ऑप्शन they will both run at the same rate as on earth। चौथा ऑप्शन both do not function। तो देखिए चौथा तो हो ही नहीं सकता। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी प्लेनेट पर पेंडुलम क्लॉक के बारे में। अब देखिए स्प्रिंग का जो क्लॉक है एस है स्प्रिंग और पी पेंडुलम है। तो स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन है वो किसी भी तरह एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है। जब हम अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलता है। तो पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल बदल जाएगा, पर स्प्रिंग क्लॉक का टाइम पीरियड बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले पता करते हैं कि उस प्लेनेट पर जी की वैल्यू कितनी है। तो जी की वैल्यू अर्थ पर होती है GME अपॉन RE स्क्वायर और उस प्लेनेट पर होगा, उसका मास अर्थ के मास के बराबर है। पर कहा गया कि रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस का डबल है, तो 2RE का स्क्वायर। तो उस प्लेनेट पर जी की वैल्यू हो जाएगी GME अपॉन 4RE स्क्वायर। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो उस प्लेनेट पर जी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी G/4।
कितनी हो जाएगी, G/4। अब पेंडुलम क्लॉक के टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है वो G पर डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे देखिए, अर्थ पर ये था T=T अर्थ 2πL/G। अब प्लेनेट पर कितना हो गया, 2πL/G/4, G/4, 4 ऊपर जाएगा तो T प्लेनेट हो गया 2 इंटू 2π इंटू √L/G। तो T प्लेनेट हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ अर्थ के टाइम पीरियड का दुगना हो गया। तो टाइम पीरियड बढ़ गया। जब टाइम पीरियड बढ़ता है तो उसका क्या मीनिंग है, जब टाइम पीरियड बढ़ता है तो हम कहते हैं कि पेंडुलम एक ऑसिलेशन, एक दोलन, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में ज़्यादा टाइम लेगा। ज़्यादा टाइम लेगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी। तो पेंडुलम क्लॉक इस प्लेनेट पर टाइम पीरियड बढ़ने के कारण डेफिनेटली क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। टाइम पीरियड बढ़ने के कारण क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, पर एस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है P विल रन स्लोअर देन एस। हमेशा आप ध्यान रखिए, जब टाइम पीरियड बढ़ता है पेंडुलम क्लॉक का तो पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाती है। जब टाइम पीरियड कम होता है पेंडुलम क्लॉक का तो इसका मतलब है कि वो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कम समय लेगी, जल्दी जल्दी जाएगी, स्पीड में आ जाएगी, तो वो फास्ट हो जाएगी। तो अच्छा सवाल है। इसको, ऐसे सवालों के बारे में आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने इसको कर लिया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अगले सवाल की तरफ हम जा रहे हैं। तो देखिए, ये एक अगला सवाल है, इसे आप नोट कर लीजिए। The frequency of oscillation of a simple pendulum suspended in a satellite that revolve around the earth। पहला आंसर 1 हर्ट्ज, दूसरा आंसर 2 हर्ट्ज, तीसरा आंसर 0, चौथा आंसर इन्फिनिटी। तो सबसे पहली बात ध्यान देने वाली बात है कि फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, टाइम पीरियड नहीं पूछा गया। तो टाइम पीरियड होता है 2π√L/G। टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 1/f फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होगी 1/2π√G/L। इसको इसी स्लाइड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, √G/L। तो इनसाइड द सैटेलाइट, हमेशा याद रखिए, इनसाइड द सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट के अंदर, इनसाइड द सैटेलाइट G की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0। और 0 फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा एंड पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट। पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट, वो दोलन नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0 है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, रिवीजन करना है हमें, तो रिवीजन में हर तरह के क्वेश्चंस को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब एक थ्योरी मैं आपको यहाँ थोड़ी बताना चाहता हूँ, क्योंकि पेंडुलम के बारे में बात हो गई। अब देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़रूर देखें। अब जैसे स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में बात करते हैं। तो स्प्रिंग पेंडुलम, जैसे एक स्प्रिंग से हमने एक मास को सस्पेंड कर दिया और यह अभी हवा में है।
तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√m/k। अब मान लीजिए स्प्रिंग पेंडुलम को हमने एक लिक्विड में इमर्स कर दिया। किस में इमर्स कर दिया, एक लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया। तो मेरा सवाल ये है, ये लिक्विड हो गया, लिक्विड के अंदर उसे डुबो दिया, तो टाइम पीरियड कितना होगा, उतना ही होगा। तो देखिए स्प्रिंग का टाइम पीरियड, स्प्रिंग लोडेड स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कौन सा मास ऑसिलेट कर रहा है, कौन सा मास ऑसिलेट कर रहा है, और नंबर 2, जिस स्प्रिंग से मास लटका हुआ है उसका फोर्स कांस्टेंट कितना है। पानी में रख दो, लिक्विड के अंदर रख दो, सैटेलाइट में ले जाओ, तो कहीं पे भी कोई टाइम पीरियड में कोई बदलाव नहीं होगा। प्लेनेट पे ले जाओ। अब यहाँ पे ये बार बार एक चीज आती है कि ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट क्या है, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग। अब देखिए यहाँ पे नोट करने वाला जो पहला पॉइंट है वो ये है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग depends upon its material, depends upon its material, वो उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मालूम होना चाहिए, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग is inversely proportional to its natural length, its natural length, its natural length। तो K is inversely proportional to natural length, इसलिए किसी भी स्प्रिंग के लिए आप लिख सकते हैं KL इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप लेंथ बदलेंगे तो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट डेफिनेटली बदल जाएगा। ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं जो हमें बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लेंथ अगर आप स्प्रिंग की बदलेंगे, अगर आप स्प्रिंग की लेंथ बदलेंगे तो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। अब देखिए इसमें एक और चीज है, मान लीजिए एक आपको छोटा सा पॉइंट्स बता देते हैं। ये एक स्प्रिंग है, इसकी लेंथ है L। अगर हम स्प्रिंग के दो टुकड़े कर दें, कितने टुकड़े कर दें, 2, तो इस पोर्शन की अगर लेंथ L1 है और इसकी लेंथ क्या है, L2 है, और L1 अपॉन L2 1:2 हो। अच्छा दूसरी बात, ये जो स्प्रिंग आपको दी गई है जिसकी लेंथ L है, इसका फोर्स कांस्टेंट कितना है, K है। अगर हम इस स्प्रिंग को दो हिस्सों में बांट दें, एक हिस्से की और L1 और L2, और L1 और L2 का रेशियो कितना है, 1:2, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका एक पोर्शन हो गया K1 L1 और एक दूसरा पोर्शन हो गया K2 L2। तो हम लगा सकते हैं L1 K1 इक्वल टू L2 K2।
L1 बाय L2, देखिए ध्यान दीजिए, L1 बाय L2 इक्वल टू K2 बाय K1, तो L1 बाय L2, L1 बाय L2 कितना है 1:2, तो K1 अपॉन K2 कितना आ जाएगा, पलट दीजिए 2:1। और फिर आगे इसको कैसे इन सब चीज़ों को सॉल्व करना है, ये बड़ा जोरदार बात है, तो ये थोड़ी मालूम होनी है आपको, ये थोड़ा मालूम होना चाहिए। 2:1 रेशियो आ गया, K1:K2 का रेशियो क्या आ गया 2:1, तो K1 होगा, रेशियो मेथड से निकालिए 2 अपॉन, दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए 2 + 1 × K, इतना होगा 2K/3, और K2 क्या होगा 1 अपॉन, दूसरा रेशियो 1 है तो ये वह हो जाएगा 1/2 + 1 × K, K/3। तो एक छोटे से क्वेश्चन से हमने आपको इसको बताने की कोशिश करी है। तो हमेशा याद रखिए, स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है सिर्फ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक तो उसका मटेरियल पर डिपेंड करता है और एक उसकी नेचुरल लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर आप नेचुरल लेंथ को बदल देंगे तो फोर्स कांस्टेंट डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आपका अगला सवाल। अब देखिए, ये जो पेंडुलम पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये बड़े सिंपल भी होते हैं पर इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसको पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार इज T, कार की छत से लटका हुआ है। व्हेन द कार इज एट रेस्ट, इफ द कार मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, पहला आंसर रिमेन सेम, दूसरा आंसर डिक्रीजेस, तीसरा आंसर इंक्रीजेस, चौथा आंसर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो चौथा तो हो ही नहीं सकता, सेम भी नहीं रह सकता। अब इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, ये अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझिए कि कार की छत से लटका हुआ है, तो जब कार रेस्ट में है तब उसका तो टाइम पीरियड होगा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 2π√L/g। क्या होगा जब कार एक एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर दे? तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो पेंडुलम का बॉब होता है, जी तो आप जानते हो नीचे की तरफ एक्ट करता है, और कार ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही, राइट में जा रही है मान लीजिए, तो स्यूडो एक्सेलरेशन लगेगा ए। अब इस पेंडुलम के बॉब पर दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं, कितने? दो, एक ए और एक जी। तो हमें इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो ए नेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, तो ए नेट होगा √A² + G²। ये तो हो गया A² + G²। उसके बाद टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L नेट एक्सेलरेशन √A² + G²। तो देखिए डिनोमिनेटर यहां पर बढ़ गया है, तो डिनोमिनेटर के बढ़ने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में वो कम टाइम लेगा, तो पेंडुलम फास्ट हो जाएगा। तो हमेशा आप याद रखिए कुछ लैंग्वेजेस, कि जब टाइम पीरियड कम होता है तो पेंडुलम फास्ट हो जाता है, जब टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो पेंडुलम क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। ये बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है सिर्फ दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर और नेट वैल्यू ऑफ जी पर डिपेंड करता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, टाइम पीरियड जैसे है 2π√L/g,
L by G, तो T is proportional to root L, T square is proportional to L। तो अगर हम T square और L में ग्राफ खींचेंगे तो हमें मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा हमें? एक स्ट्रेट लाइन। तो T स्क्वायर और L में ग्राफ कितना होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, दूसरी चीज, T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाय G, तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट G, T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो T स्क्वायर और अगर G में ग्राफ बनाया जाए, T स्क्वायर और G में अगर एक ग्राफ बनाया जाए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो हमें मिलेगा एक हाइपरबोला। क्या मिलेगा? रेक्टेंगुलर, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो लगे हाँ, तो हमें, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें भी हमें तो पढ़नी तो चाहिए। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें अभी बड़ी क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारा ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। अब ऑसिलेशन लेक्चर 3 में हम फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे और फिर मिलते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, पढ़ाई को अच्छा मजबूत करते रहेंगे। थैंक यू।